लंबे बालों वाली परी। एक समय की बात है, पृथ्वी से दूर एक परी लोक हुआ करता था। उस परी लोक में रवि और सोनाली नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन सोनाली रवि को बताती है कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर रवि बहुत खुश होता है। सोनाली, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। आखिर हमारी खुद की संतान इस दुनिया में आने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। उनके घर के सामने एक अलीशा नाम की जादूगरनी अपनी बड़ी सी हवेली में रहा करती थी। उसकी हवेली के सामने एक बगीचा था जिसमें बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन सोनाली परी अपने घर के बाहर टहल रही होती है। तभी उसकी नजर जादूगरनी के बगीचे पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे। उन पेड़ों के अमरूदों को देखकर सोनाली परी को अमरूद खाने की इच्छा होने लगी। वो अपनी ये इच्छा अपने पति रवि को बताती है। हमारे घर के पास जो जादूगरनी रहती है, उसके बगीचे में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। उनमें ढेर सारे अमरूद आ गए हैं। उन अमरूदों को देखकर मेरी इच्छा भी अमरूद खाने की कर रही है। सोनाली, समझने की कोशिश करो। वो बगीचा परीलोक की सबसे ताकतवर जादूगरनी अलीशा का है। वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। देखो, मैं तुम्हारे लिए सेब और अनार लेकर आया हूँ। तुम ये खा लो। एक बार इसे खाकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सेब और अनार बहुत ही मीठे हैं। मैं इन्हें परीलोक के सबसे बड़े बगीचे यानी रानी परी के बगीचे से लेकर आया हूँ। तुम तो जानती ही हो कि रानी परी के बगीचे के फल कितने मीठे होते हैं। रवि के बार बार समझाने पर भी सोनाली वो फल खाने को तैयार नहीं होती। आप समझने की कोशिश करो, मुझे वही अमरूद खाना है। आप किसी भी तरह मुझे वो अमरूद लाकर दो। इतना बोलकर सोनाली परी रोने लगती है। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिर रवि को झुकना पड़ता है। फिर वो जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको आपके बगीचे के अमरूद खाने हैं। कृपया आप मुझे अपने बगीचे के कुछ अमरूद दे दीजिए। ये मेरा बगीचा है और इसके फल भी मेरे हैं। मैं इसके फल किसी को नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। हा 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 हा। इतना बोलकर अलीशा जादूगरनी रवि को अपने बगीचे से भगा देती है। जादूगरनी ने तो मुझे अमरूद देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं सोनाली का उदास चेहरा नहीं देख सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर रवि कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला करता है कि सबके सो जाने पर वो जादूगरनी के बगीचे में जाएगा और अमरूद तोड़ कर ले आएगा। फिर वो रात के अंधेरे में जादूगरनी के बगीचे में जाता है और ढेर सारे अमरूद चुरा कर ले आता है। फिर वो अमरूद लेकर सोनाली के पास जाता है। सोनाली, देखो, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बगीचे से ढेर सारे अमरूद लेकर आया हूँ। अमरूद देखकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बड़े ही मजे से अमरूद खाती है, लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरता। तो वो रवि को और अमरूद लाने को कहती है। सोनाली की खातिर रवि फिर से रात होने पर अमरूद चुराने जादूगरनी के बगीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी उसे अमरूद चुराते हुए देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से अमरूद तोड़ने की? मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी के खातिर किया। लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को मेरे अमरूद के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं जादूगरनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार फिर से सोच लो। अगर तुमने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर रवि बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो जादूगरनी की बात मान लेता है। घर आकर ये बात रवि सोनाली को बताता है। ये सुनकर सोनाली भी बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। कुछ महीने बाद सोनाली एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन फिर उन्हें जादूगरनी से किया वादा याद आ जाता है। इसलिए दोनों परी लोग छोड़ने का फैसला लेते हैं।
सोनाली, हमें जल्द ही ये परीलोक छोड़ना होगा, इससे पहले कि अलीशा जादूगरनी को हमारी बच्ची के बारे में पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को जिस बात का डर था वही होता है। जादूगरनी को भनक लग जाती है और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। रवि और सोनाली दोनों आंखों में आंसू लिए रोते रह जाते हैं, लेकिन जादूगरनी उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती। फिर जादूगरनी उस बच्ची का नाम रिया रखती है। धीरे धीरे रिया बड़ी होने लगती है और उसके बाल लंबे और घने होने लगते हैं। जादूगरनी ने उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंची मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर खिड़की थी। अलीशा जादूगरनी ने कभी भी रिया के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उसे मिलने आती वो नीचे से उसे पुकारती, रिया, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जादूगरनी की आवाज सुनते ही रिया अपने लंबे और घने बाल खिड़की से नीचे गिरा देती। उन्हीं बालों के सहारे अलीशा जादूगरनी मीनार पर चढ़ जाती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीनार की कैद में रिया परी अक्सर अपना मन बहलाने के लिए गाना गाया करती थी। एक दिन की बात है, चंद्रलोक का राजकुमार विनय परीलोक में घूमने के लिए आता है। मैंने सुना है परीलोक बहुत ही सुंदर है, साथ ही परीलोक के जंगल भी बहुत ही सुंदर हैं। क्यों ना पहले परीलोक के जंगल को ही देखा जाए। जिसके बाद विनय परीलोक के जंगल में घूमने का निर्णय लेता है। अगले दिन वो परीलोक के जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक जाता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक मीनार दिखाई देती है। विनय उस मीनार के पास जाता है। मीनार के अंदर से विनय को बहुत ही मधुर संगीत की आवाज सुनाई देती है, जो कि रिया परी गा रही थी। विनय को ये आवाज इतनी मधुर लगती है कि वो मीनार के अंदर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दरवाजा नहीं मिलता। फिर वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है, लेकिन रिया परी की आवाज उसके मन को छू गई थी। पता नहीं उस मीनार में कौन रहता है, किसकी आवाज इतनी मधुर है। उसकी आवाज को सुनकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। उस दिन के बाद से हर रोज राजकुमार विनय उस मीनार के पास जाकर रिया परी का मधुर संगीत सुनने लगता है। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठ जाता है और रिया परी की मधुर आवाज सुनने लगता है। तभी मीनार के पास जादूगरनी आती है। फिर जादूगरनी बोलती है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया अपने बाल नीचे करती है और अलीशा जादूगरनी उन बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। ये सब नजारा झाड़ियों में छिपा राजकुमार विनय देख लेता है। अगले दिन जैसे ही शाम होती है, राजकुमार विनय मीनार के पास जाता है। जादूगरनी की तरह रिया को पुकारने लगता है, रिया, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है। राजकुमार बालों की मदद से मीनार तक पहुंच जाता है। रिया परी राजकुमार को अपने सामने देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार उससे बड़े ही प्यार से बात करता है। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा मधुर संगीत सुनकर यहाँ आया हूँ। वैसे तुम हो कौन और मीनार में क्यों रह रही हो? ये मीनार अलीशा जादूगरनी का है। उसने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। मेरे जन्म लेते ही उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तब से मैं इसी मीनार में रहती हूँ। मैं उस जादूगरनी की मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं चंद्रलोक का राजकुमार हूँ। मैं परीलोक में घूमने के लिए आया हूँ। मैं परीलोक के जंगलों में घूम रहा था, तभी मेरे कानों में तुम्हारी मधुर आवाज सुनाई पड़ी और मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उस जादूगरनी की कैद से जरूर मुक्त करवा लूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। रिया परी से वादा करके राजकुमार मीनार से बाहर चला जाता है। अब राजकुमार रोज शाम को जादूगरनी के मीनार से बाहर जाते ही
रिया परी से मिलने मीनार में जाता है। अब रिया परी और राजकुमार विनय में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब राजकुमार विनय रिया परी से मिलकर लौट रहा था, तब जादूगरनी अलीशा ने उसे देख लिया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वो रिया परी को आवाज लगाती है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है और जादूगरनी बालों की मदद से मीनार में चली जाती है और गुस्से से रिया परी से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इसके बाद अलीशा जादूगरनी गुस्से से रिया परी के सारे बाल काट देती है और फिर जादूगरनी रिया परी को पाताल लोक में छुपा देती है ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। इस बात से अनजान राजकुमार विनय रिया परी को बचाने मीनार के पास जाता है और रिया परी को पुकारने लगता है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बाल नीचे करो। राजकुमार की आवाज सुनते ही अलीशा जादूगरनी रिया परी के कटे हुए बाल खिड़की से नीचे कर देती है। बाल के सहारे राजकुमार मीनार पर चढ़ जाता है। रिया परी की जगह जादूगरनी को देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा कहते हुए जादूगरनी राजकुमार को मीनार से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से राजकुमार बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और परीलोक की रानी परी से मदद मांगता है। राजकुमार विनय, आप चिंता मत कीजिए, हम सब परियां मिलकर रिया परी को जरूर ढूंढ लेंगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर पूरे परीलोक में रिया परी को ढूंढती हैं, पर रिया परी उन्हें परीलोक में कहीं भी नहीं मिलती। फिर सभी परियां पाताल लोक में जाने का निर्णय लेती हैं, जिसके बाद राजकुमार और सभी परियां मिलकर पाताल लोक जाती हैं। तभी वहां राजकुमार को रिया परी का वही गाना सुनाई देता है जो वो अक्सर गाया करती थी। आखिरकार राजकुमार विनय रिया परी को ढूंढ ही लेता है। फिर रानी परी जादूगरनी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देती है। रानी परी रिया परी को देखकर बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, रिया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो, कोई तुम्हें बंदी नहीं बनाएगा और तुम अब अपने बालों की भी चिंता मत करो। अब तुम्हारे बाल पहले से भी लंबे और घने हो जाएंगे। इतना बोलते ही फिर से रिया परी के सिर पर लंबे और घने बाल आ जाते हैं, जिसके बाद रानी परी रिया परी को उसके माता पिता से मिलवाती है। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग रानी परी और राजकुमार का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। मरी हुई माँ का केक और पिज्जा। सोनापुर नामक गांव में विकास नाम का आदमी अपनी बेटी माया के साथ रहता था। कुछ समय पहले विकास की पत्नी मीना का देहांत हो गया था। अब विकास सिर्फ अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखता था। माया एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। माया अभी छोटी थी, इसलिए विकास ही घर का सारा काम किया करता था। उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर तरह तरह के पराठे बनाकर बेचा करता था। माया की क्लास में मोनिका नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा माया को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, मोनिका क्लास में पढ़ने की जगह मस्ती कर रही थी। ये सब देखकर टीचर गुस्सा होकर कहती है, मोनिका, खेलने की जगह पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो। तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो, पूरा दिन खेलती रहती हो। तुम माया से कुछ तो सीख लो। उसकी माँ नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई में कितनी अच्छी है। उसके पिता दिन रात पराठे बेचकर जो भी पैसे कमाते हैं, वो उसी में खुश रहना जानती है। ठीक है मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और स्पोर्ट्स की जगह पढ़ाई करूंगी। टीचर माया को डांट कर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही सभी बच्चे मोनिका पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर मोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो सोचती है, आज उस पराठे वाली की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है,
लेकिन उस पराठे वाली को मैं छोड़ूंगी नहीं। इस बेइज्जती का बदला तो उसे लेकर रहूंगी। अगले दिन माया स्कूल के लिए घर से निकलती है। स्कूल जाते समय वो देखती है कि रास्ते में मोनिका अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी है। वो उनको अनदेखा करते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब वो उनके पास से गुजरती है तो मोनिका अपना पैर आगे कर देती है, जिस वजह से माया कीचड़ में गिर जाती है। अरे तुमने ये क्या कर दिया? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूँगी। अरे लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वैसे भी ये कीचड़ थोड़ी है, ये तो चॉकलेट है, चॉकलेट। तुम्हारे यहाँ कीचड़ को चॉकलेट कहते हैं ना, तो ये चॉकलेट ही तो है। अब खा ले तो इस चॉकलेट को। क्या सच में मोनिका, इन लोगों के यहाँ पर कीचड़ को चॉकलेट कहते हैं? तो फिर तो तुमने सही किया इसके ऊपर कीचड़ फेंक कर। देखो, अब तो मेरी दोस्त भी कह रही है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने तेरे ऊपर कीचड़ नहीं चॉकलेट फेंका है। अब जा इसको चाट चाट के साफ कर ले। मोनिका और उसके दोस्त माया को कीचड़ के कपड़ों में लिपटे देख जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे क्यों देख रही है? खाएगी क्या? इतनी बेइज्जती होने के बाद माया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अकड़ तो देखो इस पराठे वाले की। हाँ, कुछ ज्यादा ही अकड़ रही है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी इस उड़ती चिड़ियों को जमीन पर लापटकूंगी। कुछ दिनों बाद मोनिका का जन्मदिन होता है। मोनिका खुशी खुशी अपने जन्मदिन वाले दिन स्कूल जाती है और स्कूल के सभी बच्चों को अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और सभी को इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है, आज मेरा बर्थडे है और तुम सभी को आज शाम होने वाली मेरे बर्थडे पार्टी में आना है। मेरे मॉम डैड मेरे लिए एक बहुत बड़ा पार्टी हॉल बुक किया है। तुम सभी को मेरे दिए हुए इनविटेशन कार्ड के एड्रेस पर आना होगा। और हाँ माया पराठे वाली, तुझे भी आना है ताकि तुझे भी पता लग जाए कि मैं कितने बड़े घर से हूँ और तू किससे पंगा लेती है। और तूने कहाँ इतनी बड़ी पार्टी कभी अटेंड की होगी। हैप्पी बर्थडे मोनिका, तुमने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा ढंग के कपड़े पहन कर आइयो, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखियो। मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे मॉम डैड के बहुत बड़े बड़े दोस्त भी आने वाले हैं। कृपया करके उनके आगे मेरी बेइज्जती मत करवाइयो। इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। आज शाम को तैयार होकर मोनिका के इनविटेशन कार्ड पर दिए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर बाद माया भी तैयार होकर मोनिका के इनविटेशन कार्ड पर दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और इतना बड़ा पार्टी हॉल देखकर कहती है, वाओ कितनी बड़ी पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मोनिका सही कह रही थी, अगर वो मुझे यहाँ नहीं बुलाती तो शायद मैं ऐसी पार्टी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाती। माया ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोनिका आ जाती है। अरे वाह पराठे वाली, आखिर तू आ ही गई। चल अच्छा है, अब तू आ ही गई है तो मेरा बड़े वाला केक जरूर खा कर जाइयो। वैसे तो यहाँ खड़ी होकर अपने मन में सोच रही होगी कि इतनी बड़ी पार्टी तूने अपने सपने में भी कभी नहीं देखी होगी। इतना कहकर मोनिका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। मोनिका केक लेकर माया के पास आती है। जैसे ही माया केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही मोनिका जानबूझकर केक उसकी ड्रेस पर गिरा देती है। उप्स, सॉरी, मुझे माफ कर दे। ये केक गलती से मुझसे तेरे ऊपर गिर गया और देख तेरी 2 टके की ड्रेस भी खराब हो गई। चल कोई बात नहीं, ड्रेस पर गिरा हुआ केक उठाकर खा ले, क्योंकि तेरे नसीब में इतना अच्छा केक था ही नहीं। मोनिका, मैं जानती हूँ ये केक तुमने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर गिराया है ताकि तुम मेरी इंसल्ट कर सको और तुम्हें संतुष्टि मिल जाए। लेकिन मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ आपको रुकना नहीं चाहिए और इसलिए अब मैं जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी पार्टी मुबारक हो। ओहो, पराठे वाली की भी जुबान चलने लगी है। अपने बर्थडे पर एक टॉफी तक तो खिलाती नहीं और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे इतना महंगा केक खिलाऊं। मोनिका, तुमने आज मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाकर बहुत बेइज्जत किया है। तू देखना, एक दिन मैं भी अपने बर्थडे पर इनवाइट करूंगी तुझे, और सिर्फ तुझे नहीं पूरे स्कूल को अपने बर्थडे पर बहुत अच्छा केक खिलाऊंगी। देखते हैं वो एक दिन कब आएगा, क्योंकि खाना तो बहुत दूर की बात तुम हमें एक अच्छा केक तक नहीं खिला सकती। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे बर्थडे पर केक भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। माया वहाँ से गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। माया को गुस्से में देख माया के पिता उसे कहते हैं, क्या बात है मेरी गुड़िया, इतने गुस्से में क्यों है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? पिताजी, हमारी गरीबी देख सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज मैं मोनिका की बर्थडे पार्टी में गई थी,
उसने मुझे कहा कि हमारे घर पर मेरे लिए केक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और उसने मुझसे ये भी कहा कि अगर हमारे घर पर एक मिठाई का डब्बा भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। कुछ दिन बाद मेरा भी बर्थडे आने वाला है। मैं भी अपना केक दोस्तों के साथ काटना चाहती हूँ। मेरे बर्थडे पर केक लेकर आओगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी सी गुड़िया। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद माया का बर्थडे आ जाता है। सुबह सुबह माया के पिता माया से कहते हैं, जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी गुड़िया। तुम ऐसे ही हमेशा पढ़ती लिखती रहो और एक दिन कामयाब होकर मेरा नाम रोशन करो। भगवान करे तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। आज तुम्हारा बर्थडे है। आज मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे सभी दोस्तों को मेरे हाथ के बने हुए तरह तरह के पराठे और केक खिलाऊंगा। तुम सबको शाम को घर आने को कह देना। माया अपने पिता से आशीर्वाद लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और स्कूल पहुंचकर सबसे कहती है, आज शाम को तुम सबको मेरे घर आना है, क्योंकि मेरे पिताजी तुम सभी को तरह तरह के पराठे और केक खिलाएंगे। दोपहर होने के बाद विकास तरह तरह के पराठे बनाना शुरू कर देता है और बर्थडे की तैयारियां करने लगता है। वो पास की दुकान पर जाकर माया के बर्थडे के लिए एक छोटा आधा किलो का केक ले आता है। वहीं स्कूल से छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे तैयार होकर शाम को माया के घर आ जाते हैं और मोनिका भी बहुत तैयार होकर माया के घर पहुंचती है। तो ये है तेरा छोटा सा घर। अकड़ तो तेरे अंदर बहुत हाई फाई है, जैसे पता नहीं कितने बड़े घर से आती हो। झोपड़ी जैसे घर में रहती है और अकड़ तो महल के रानी की तरह रखती है। लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। जैसे तुम्हें नहीं पसंद कि कोई तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर कुछ सुनाए, वैसे ही मुझे भी नहीं पसंद कि तुम मुझे कुछ उल्टा सीधा कहो। और कृपया करके आज अपना मुंह बंद रखो। थोड़ी देर बाद माया के पिता रसोई से आते हैं और सभी बच्चों को लाइन में बैठा देते हैं। सभी बच्चे ये नीचे लाइन में बैठ जाओ, तब तक मैं माया का केक लेकर आता हूँ। सभी बच्चे जमीन पर बैठ जाते हैं और मोनिका एक कुर्सी ढूंढकर बैठ जाती है। माया अपने पिता के साथ केक लेने रसोई में जाती है तो वो देखती है कि केक बहुत छोटा है। छोटा केक देखकर माया मन ही मन मोनिका के बुरे टोन्स याद करने लगती है कि तभी अचानक रसोई में चारों ओर रोशनी फैल जाती है और माया की स्वर्गवासी माँ मीना प्रकट हो जाती है। क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो उदास हो। माँ, क्या आप सच में हो? माँ, मुझे गले लगा लो। माँ, आपको यहाँ मेरे सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतना कहकर माया अपनी माँ की ओर जाती है तो मीना भी आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। मैं अपनी इस प्यारी सी गुड़िया को परेशान नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बर्थडे के बड़े केक का इंतजार कर रहे हैं। चलो फिर मैं तुम्हारी ये परेशानी हल कर देती हूँ। माया की माँ इतना कहकर एक चुटकी बजाती है। चुटकी बजाते वो छोटा सा केक एक बहुत बड़े केक में बदल जाता है और विकास के बनाए हुए तरह तरह के पराठे पिज्जा में बदल जाते हैं। ये सब देखकर माया कहती है, थैंक यू माँ, आपने मुझे मेरे बर्थडे पर सबसे अच्छा गिफ्ट दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। माया को इतना खुश देखकर मीना भी बहुत खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। माया अपनी माँ का दिया हुआ केक और पिज्जा लेकर अपने दोस्तों के सामने जाती है और इतना बड़ा केक देखकर मोनिका हैरान रह जाती है। आज माया खुशी खुशी केक कट करती है और सभी को केक खिलाती है और लास्ट में सबके लिए पिज्जा पैक कर देती है। इस तरह माया का बर्थडे बहुत अच्छे से और धूमधाम से बनता है और माया के सभी दोस्त उससे बहुत खुश होते हैं।